47 का जो पहला सेकंड पैराग्राफ है ये पूरा मार्क करवाया था, थर्ड पैराग्राफ मार्क करवाया था। इधर पेज नंबर 48 का सेकंड पैराग्राफ और पेज नंबर 48 का ही लास्ट पैराग्राफ ये मैंने मार्क करवाया था, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी पेज नंबर 47 के पहले पैराग्राफ, से यस और नो। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू टेल मी? कोई मुझे हाथ उठा के बताएगा कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पेज नंबर 47 के पहले पैराग्राफ तक हो चुका था। अल्लाह के बंदो, इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू बेल द कैट? अली आयान बेटे आपका माइक शो नहीं हो रहा, आई कैन नॉट टेक यू। कोई और है जो मुझे बताएगा? सारे नींद के गलबे में है क्या? जी अली आयान। यस सर, पेज नंबर 47 के फर्स्ट पैरा हो गया था और सेकंड पैरा से आपने मार्क कराना शुरू किया था, बस वहां से नहीं हुआ। तो वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है या नहीं हुआ? जी हुआ है। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो पेज नंबर 47 के अंदर सेकंड पैराग्राफ पहला सवाल की व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान? दारा शाह कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, लग रहा है पीछे हवा का तूफान आ रहा है। ऑल राइट आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब हवा का तूफान बंद हो गया? जी। ऑल राइट मेरा बच्चा। चलिए सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 47. What were the problem faced by the Pakistanis soon after the creation of Pakistan? So what is being mentioned there? The writer says, Nawab Liaquat Ali Khan, this intensity of purpose and this firm faith have during the last 3 years been demonstrated in ways which surprise our critics and our friends, and in some ways went beyond our own expectation. कहने लगे कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जो एक शिद्दत थी, लाइक वट एवर द स्ट्रगल वी डिड फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पिछले 3 सालों के अंदर, यानी 47 तक की बात की जा रही है कि इसने इतना टूल पकड़ लिया, इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि इससे 3 लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अब वो 3 लोग कौन कौन थे? कह रहे कि हमारे दोस्तों को भी परेशानी हुई, हमारे दुश्मनों को भी हैरानगी हो गई और हम खुद भी परेशान हो गए। दुश्मन को भी समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान मुसलमान जो है वो कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे अपने वतन के लिए। जो दोस्त थे वो भी हैरान थे और हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि हमारी ताकत को क्या हो गया। ठीक है, इसलिए जुमला लिखा हुआ इन सम वेज, लाइन नंबर 3 में आप देखें, इन सम वेज वेंट बियॉन्ड आवर ओन एक्सपेक्टेशन, हमारे तवक्कात से भी बढ़ गई। अच्छा, व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज पार्टीशन, जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ तो वी द पाकिस्तानीज वर आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट ऑफ 80 मिलियन पीपल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, यानी हमारी कमोबेश 8 करोड़ की आबादी थी। व्हाटएवर द एरियाज वी चॉक्ड आउट, दो वी कुड नॉट गेट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट व्हाटएवर वी गॉट, तो वी हैड एग्जैक्टली लाइक 7 to 8 मिलियन पीपल देयर। 7 से 8 करोड़ की आबादी हमारी उस वक्त थी बेटे, माइग्रेशन से पहले की बात है, और हमें सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया गया था। अच्छा, यहाँ 2 महीने कहे जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो टाइम है बेटे हमारे पास वो 70 डेज का टाइम था जो हमें दिया गया था। उसमें हमें अपने आप को सेटअप करना था। वी हैड नो कैपिटल, नो फ्लैग, ना हमारा कोई कैपिटल था ना फ्लैग था। अच्छा, आवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैड टू बी बिल्ट अप फ्रॉम द स्क्रैच, हमारी मशीनरी का हाल ये था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ना कि मैं आपको क्या समझाऊं। अगर 3 डब्बे वालों को देते ना तो वो भी बेचारा शर्म के मारे उसके आंखों में आंसू आ जाते। 3 डब्बे वाला सामान भी वापस कर देता और 500 रुपये भी दे देता, वो हाल था हमारा। मतलब 3 डब्बे वाले की भी काबिल हमारी मशीनरी नहीं थी। ठीक है, एक नए मुल्क के साथ ये हो रहा है। फिर लिखा हुआ वी वर अलॉटेड इन आर्मी, हमें एक आर्मी अलॉट की गई थी, बट इट्स पर्सन वर डिस्पर्स फार देन वाइज एंड कुड नॉट कम टुगेदर फॉर मंथ्स। और इसके जो लोग थे दे वर डिस्पर्स फार देन वाइज, दूर दराज के इलाकों में फैले हुए थे। उनको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए वी नीडेड मैनी मंथ्स, हमें कई महीने चाहिए।
उनको लाना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करना, उनको वेपन देना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी डेजिग्नेशन को असाइन करना, इट वाज समथिंग वेरी टेरिबल। और हमें सिर्फ टाइम 70 दिनों का दिया गया। We had no military equipment. Our share of the military equipment of British India, which was allotted to us on paper, remained largely undelivered, even today when 3 years have elapsed. यानी मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए हमें एक चेक मिलना था $300 मिलियन का, वो 3 साल गुजरने के बाद भी आज तक हमें नहीं मिला। ये 1950 की बात की जा रही है और आज माशाल्लाह 75 ईयर ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, वो हमें नहीं मिला है। ये ब्रिटिश वालों ने पता नहीं अपनी बहनों को दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ बैकवर्ड पीपल, यानी एक हम बिल्कुल गरीब कौम थे बेटे। आपको मालूम है शुरू में हमारे हालात कैसे थे। वी हैड नो इंडस्ट्री, नो इंजीनियर एंड प्रैक्टिकली नो ट्रेडर्स। ना तो हमारे पास इंडस्ट्रीज थे, ना इंजीनियर थे और ना ही प्रैक्टिकली कोई हमारे पास तिजारती शख्स था। Within a few months of independence, आजादी के कुछ महीनों के अंदर 7 million homeless refugees driven out of India came over to us in a miserable plight to seek shelter. फिर आपको पता माइग्रेशन का इशू हो गया था। 70 लाख के करीब हिंदुस्तान से मुसलमान छोड़कर यहाँ पर आए थे, एग्जैक्टली जो हमारे पास आए थे। हमारे पास अपने लिए खाने पीने को कुछ था नहीं, रहने को मकान नहीं था, पहनने के लिए जो लिबास है वो भी सही तौर पर मौजूद नहीं था। फिर इन लोगों का जो एक बहुत मिजरेबल मसला था, दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन लियाकत अली खान says कि had it not been for the unity of our people, so we might have been flooded। कि अगर हमारे लोगों में उस वक्त इत्तेहाद नहीं होता ना बेटे, तो शायद हम बिखर चुके होते, हम shattered हो जाते। But today after 3 years we are stronger than before। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बाद हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। And in spite of some very anxious moment where our international rights and our freedom seem to be in jeopardy, we are still free। जेपर्डी को अंडरलाइन कर लें, ये वर्ड एमसीक्यूज में पूछा गया बेटे। जेपर्डी का मतलब होता है डेंजर, यानी कुछ लम्हात हमारी जिंदगी में ऐसे भी आए जब बैनुल अक़वामी तौर पर हमारी जमहूरियत को और हमारी आज़ादी को खतरा था, लेकिन उस खतरे के बावजूद भी आज हम आज़ाद हैं और हमारी आज़ादी जो है वो मेंटेन है, ठीक है। अब ये तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो गई है। अब हमने तकरीबन 171 साल की और 191 ईयर्स की जद्दोजहद के बाद, बहुत खून बहाने के बाद, बहुत की कुर्बानी देने के बाद वी गॉट फ्रीडम। जो फ्रीडम है इसको किस तरीके से, कौन सी शाख पर बैठता है, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, तो खुद ही वो सवाल कर रहे हैं। व्हाट फ्रीडम मेक्स हमसे आर फर्स्ट वार जो पहला फर्ज है वो हम खुद हैं। आई डू नॉट से दिस इन एनी स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस और शॉविनिज्म, और रुखसात में खुदगर्जी की बुनियाद ये शॉविनिज्म ऐसा name of freedom, the name of free men, women all over.
को बरकरार के लिए रखने के लिए ना जद्दोजहद और वो कोटेशन मैंने आप लोगों को मार्क भी करवा दिया था। क्या जी सादिया खुर्रम बेटे, सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सर बिल्कुल भी आवाज सही नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज क्लियर है बेटे? कोटेशन भाई आप लोगों को निशान भी लगवा दिया था। देखिए कोटेशन के अंदर लिखा हुआ लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल। आजादी किसी कौम पर अनादिल नहीं होती। लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल, अ पीपल मस्ट रेट देमसेल्फ टू इट। एक कौम को इतना बुलंद होना चाहिए कि उसको आजादी बासानी जो है वो मिल जाए। और कितना प्यारा जुमला लिखा हुआ है कि इट इज द फूड बिफोर इट टेंडिंग हुआ है, यानी आजादी के ऐसा फल जिसको खाने से पहले की लज्जत को महसूस करने से पहले उसको खरीद सको। उधार की आजादी आजादी खाने से लज्जत को चेक करने से पहले खरीदना जरूरी है। कोई हमसे ये कहता है कि भाई हम आपको 1947 के अंदर आजादी दे रहे हैं, लेकिन 1948 15 किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये 1 साल की आजादी होती तो हैज दिस बीन पर्टिकुलर और फिर क्या लिखा हुआ दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम। And that means लेना है अगर statement that should be free. People then who but the
और दिस इज द मेन टास्क which confront us if we are to take a rightful place in the modern world. तो हाँ बेटे, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरी आवाज आ रही है सालेहा? ऑल राइट, दिस इज द मेन task which confront us if we are to take a rightful place in the modern world. अगर हम जदीद दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो ये तमाम तर चीजें जिन्हें हमें हासिल करना पड़ेगा, और वी नीड टू गो विद डबल पेस. कैसे? तो लिखा हुआ है क्या, वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक. हम लोग घड़ी की रफ्तार को रोक नहीं सकते या हम घड़ी को पीछे नहीं कर सकते. एंड देयरफॉर इट इज वी हु मस्ट गो फॉरवर्ड. इसलिए हमें आगे जाना पड़ेगा एट अ डबल पेस, दुगनी रफ्तार के साथ. बैंड ऑल bending all our resources and all our energy to this great purpose. कि अपनी तमाम तर रिसोर्सेज को और अपनी तमाम तर तवानाई को इस असीम मकसद के हुसूल के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर अवेयर. तारीख के तलबा यानी अमेरिका के लोगों को ये रिमाइंड करवाया जा रहा है, बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा फोकस रखिएगा. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर अवेयर दैट ड्यूरिंग द लास्ट 2 or 3 centuries of foreign domination, our people have not kept pace with the march of civilization. यानी तारीख के तलबा इस बात को जानते हैं, स्पेशली द पीपल ऑफ हिस्ट्री इन अमेरिका, दे वेल अवेयर अबाउट दैट वन. ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम लोग जो है ना वो वक्त की रफ्तार के साथ नहीं चल पाए. ये बात मैंने आपको पहली क्लास के अंदर इस लेक्चर के अंदर बताई थी बेटे कि अमेरिका का जो आज़ादी का साल है वो हमसे बहुत बड़ा फर्क वाला है. तो जिस साल के अंदर हम गुलामी की फिजा में मौजूद थे वो आज़ाद हो चुके थे और तरक्की भी कर रहे थे. इस बिना पर हम जो है वो गुलामी की आबो हवा में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे. अब वो पॉइंट खुद ही कह रहे हैं कि इट वाज ड्यूरिंग दिस सेंचुरी दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑफ व्हिच यू आर द प्राउड टॉर्च बेयरर. टॉर्च बेयरर का मतलब मशाले राह, यानी मगरबी तहजीब जिसको दिखाने वाले आप लोग हैं, of which were the proud torch bearers, discovered a use for science which, though not new, was so fast in tempo and so vast in its magnitude. यानी टेम्पो के लिहाज से बहुत स्पीड में था और मैग्नीट्यूड के लिहाज से बहुत ज्यादा वास्ट था ये साइंस का इस्तेमाल. जब हम लोग गुलामी में थे उस वक्त आप साइंस का इस्तेमाल सीख चुके थे. और इससे क्या फायदा दिया? तो लिखा हुआ है दैट इट गेव सिविलाइजेशन अ न्यू ओरिएंटेशन ऑल टुगेदर. इसने दुनिया को एक नई तरबियत दी, एक नया रास्ता दिखाया. यानी यूरोप के अंदर, वेस्टर्न कल्चर के अंदर आप यूं कह सकते हैं द पीपल ऑफ अमेरिका एंड द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका एंड द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, दे आर द प्राउड टॉर्च बेयरर. यानी वेस्टर्न कल्चर को रास्ता दिखाने वाले, तरक्की के रास्ते पे चलाने वाले जो है ना, ये अमेरिकन लोग हैं. क्योंकि उस जमाने के अंदर बड़े बड़े मुल्क जो थे वो आज़ाद नहीं हुए थे जब ये लोग तरक्की की राह पर चल रहे थे. तो यही चीज पाकिस्तान के साथ भी हुई. और लिखा हुआ दिस इज द फेज दैट फॉर वेरियस रीजन आर पीपल मिस. और यही वो तमाम तर वजूहात जिनकी बिना पर हमारे लोग पीछे की तरफ रह गए. द रिजल्ट इज दैट, और इसका नतीजा ये निकला that today we find multitude emerging as large free nations in Asia with their material and mental resources utterly undeveloped. इसीलिए आज के दौर में एशिया के अंदर हमारे पास जो ममालिक आज़ाद हो रहे हैं, जो अभी आज़ाद हो रहे हैं, उनका मेंटल और मटेरियल रिसोर्सेज जो है ना वो अटरली अनडेवलप्ड है. और फिर क्या लिखा है, एंड विद देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सो लो दैट द वर्ल्ड कॉन्शियस शुड नॉट बी कंटेंट टू लीव देम स्टैग्नेंट. और कुछ ममालिक के अंदर अगर उनका मेंटल और मटेरियल रिसोर्सेज डेवलप्ड भी अगर है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतने लोअर कैलिबर का है कि दुनिया अगर चाहती तरक्की करना तो ऐसे मुल्कों को वो छोड़ नहीं सकती. लिखा हुआ आर एंशिएंट स्टेडफास्ट फेथ which is such a source of strength to us on the ideological front in these modern uneasy times must be wedded to the pioneering virality of modern technology. यानी ये जुमला समझने वाला है बेटे. वो कह रहे कि हमारा जो कदीम अकीदा है, जो बिलीफ है, जिसके बिना पर हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, तो अब इस अकीदे को क्या करना पड़ेगा हमें. हम नजरियात के तादाद में आकर छोड़ नहीं सकते. यहाँ पे एक वर्ड अप्लाई किया जा रहा है, वर्ड वेडेड. ये जो वेड है ना, वेड का मतलब होता है निकाह करना, शादी करना. ये वेडिंग जो वर्ड होना, ये वो वाला वर्ड है, ठीक है. तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो जदीद टेक्निक्स हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो
और जो हमारा कदीम अकीदा है, इन दोनों का मिलाप होकर अगर रहेगा ना तो हम तरक्की की तरफ चल रहे होंगे। अगर हम सिर्फ मजहब को लेकर चलेंगे, मजहब तो नहीं कहूंगा, अगर हम बुनियादी अकायद को लेकर चलेंगे, साइंस और टेक्निक की दुनिया में तरक्की नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो वी नीड टू बी टुगेदर विद बोथ, हमें दोनों के साथ रहना पड़ेगा। और दिस इज द सिंथेसिस वी मस्ट अचीव एंड अचीव क्विकली। ये वो सिंथेसिस है जो हमें हासिल करना और बहुत तेजी के साथ, नॉट मेयरली फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस, सिर्फ तरक्की की खातिर नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस इटसेल्फ। अगर दुनिया में अमन चाहते हैं तो हमें इन तमाम तर चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब अगले पैराग्राफ के अंदर जो पहला जुमला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत थॉटफुल जुमला लिखा हुआ है। अब लियाकत अली खान साहब क्या कह रहे हैं कि फॉर आई सिंसियरली बिलीव दैट वॉर एंड पीस एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर ऑल इंडिविजिबल टुडे। अब क्लास होती तो मैं शायद हाथ उठाकर आपसे पूछता, एक एक करके डिस्कशन करता, क्योंकि ये डिबेट वाला टॉपिक है। देखें, सिर्फ समझा देता हूँ, इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, डिविजिबल का मतलब क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। देखें, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती है बेटे, जिसको डिवाइड करें ना तो वो खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर पैसा है, दौलत। अगर किसी शख्स के पास 1 लाख रुपए हैं, उसने क्या किया, 100 लोगों को 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जब वो 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना, तो एक वक्त आएगा उनके पास से भी पैसे खत्म हो जाएंगे, और जिसके पास 1 लाख रुपए थे उसका तो खत्म हो ही गया पैसे। लेकिन तो इस चीज को हम कहते हैं डिविजिबल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनडिविजिबल होती हैं, यानी जिसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ना, यानी तकसीम किया जाए, तो वो कम नहीं होते बल्कि फैल जाती है, खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। और वो कौन कौन सी चीजें, वो 4 चीजें जुमले में लिखी हुई। क्या? फॉर आई सिंसियरली बिलीव दैट वॉर एंड पीस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी जंग, अमन, खुशहाली और तरक्की, ये 4 चीजें ऐसी हैं जब इनको तकसीम किया जाएगा तो ये खत्म नहीं होंगी बल्कि और फैलती चली जाएंगी। मिसाल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जंग हो, अब इसको तीसरे मुल्क में ही फैला दे, चौथे मुल्क में ही फैला दे, 5वें मुल्क में ही फैला दे, पूरी एशिया में फैला दे, तो आपको लगता है कि जंग खत्म हो जाएगी? आप कहेंगे नहीं सर, जंग तो और बढ़ जाएगी। यही हाल अमन का है कि दुनिया के 2 मुल्कों में अमन हो, पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया में अमन हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान और इंडिया में अमन हो। अब इसको हम बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ईरान के अंदर, दूसरे एशियाई ममालिक में फैला देंगे बेटा, तो क्या अमन कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये अमन तो फैल जाएगा। तो ये वो चीजें तकसीम करने से बढ़ती है। खुशहाली का भी है तरक्की। दुनिया के 2 मुल्क खुशहाल है, दुनिया के 2 मुल्क तरक्की कर रहे हैं, अगर वो अपनी तरक्की और खुशहाली को तीसरे के साथ शेयर करेंगे, चौथे के साथ शेयर करेंगे, 5वें के साथ, 10वें के साथ शेयर करेंगे, तो ये चीजें खत्म नहीं होंगी। तो ये जुमला कहने का असल में मकसद ये है कि वो लोगों को जो है ना नसीहत करना चाह रहे हैं, अमेरिका के लोगों को, ताकि उनको एहसास हो। क्या? सुने, द इनन्यूमरेबल मिलियंस ऑफ एशिया, यानी एशिया के जो करोड़ों लोग हैं, हेयर टू एंशिएंट कल्चर एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये लोग फॉलोवर हैं किसके? पुराने तहजीब के, पुरानी सिविलाइजेशन के। हैव आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सेपरेशन एंटर्ड अपॉन अ न्यू एंड डायनेमिक फेज ऑफ नेशनलिज्म। कई 100 साल की गुलामी करने के बाद, जब गुलामी का नशा इनके दिमाग, नशो, रगो रेशे में जब चढ़ गया था ना, तब जाकर ये अचानक से एक नए फेज में दाखिल हुए, जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, यानी आजाद हुए। इतने 100 साल की गुलामी करने के बाद जब इनको आज़ादी मिली ना, तो ये सारे बौखला गए थे। आपको पता है, बहुत ज्यादा खुशी भी मिले ना तो बंदे को रास नहीं आती, खुशी से भी लोग मर जाते हैं, ये बात है। वो अलग बातें मिलती नहीं है, लेकिन मर जाते हैं। अब जब हम आजाद हुए तो हमारे लोगों के अंदर आदत क्या थी? तो लिखा, मोस्ट ऑफ देम वर अकस्टम्ड टू लुकिंग एट द वेस्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल, यानी ज्यादातर लोग जो थे ना अपने आप को गुलाम ही समझ रहे थे। सब्जेक्ट पीपल का मतलब गुलामी वाली कौम समझ रहे थे। एंड कुड सी लिटिल बियॉन्ड एंड लेस अट्रैक्टिव साइड ऑफ वर्ड टू देम वाज वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और मगरबी तहजीब को जब अपने आप से कंपेयर करते थे तो थोड़ी बहुत इनके अंदर इंप्रूवमेंट वाली सोच आती थी, वो भी वक्ती तौर पर। जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई गलती हो जाती है या कोई गुनाह हो जाता है तो दिल में नियत कर लेते, अल्लाह का पक्का वादा आज के बाद नहीं करेंगे, सही है। लेकिन जैसी वो जज्बा खत्म होता है, उसके बाद फिर होता है कि हम अपनी दोबारा लाइन पर आ ही जाते हैं, वक्ती तौर पर वो जज्बा उठता है। तो वही चीज यहाँ पर थी। फिर लिखा हुआ क्या? लिखा हुआ, देयर न्यूली वन फ्रीडम हैज हाउएवरली करेक्टेड देयर विजन। लेकिन इनको जो नई मिलने वाले आज़ादी थी ना, उस आज़ादी ने इनका रास्ता दुरुस्त किया। एंड दे आर बेटर एबल टू सी बोथ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड देयर ओन सराउंडिंग, कि अब मगरबी तहजीब और अपने सराउंडिंग को देखकर वो कंपैरिजन करने के काबिल हो गए थे। इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव, अपने वसी नजर के साथ, अपने ब्रॉड माइंडेड के साथ।
While on the one hand they are filled with the admiration at the sight of the progress and the advancement of civilization in such great countries as the United States of America, एक तरफ तो वो इस बात के हामी थे, तारीफ के पुल बांधते थे कि भाई अमेरिका जैसी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उन्होंने तरक्की बड़ी शानदार की है, उनकी तहजीब बड़ी शानदार है, उनकी सिविलाइजेशन को अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी तरफ दे आर मोर इम्पेशेंट देन एवर बिफोर विद देयर ओन मिजरी एंड बैकवर्डनेस, और दूसरी तरफ वो खुद रोना रोते हैं कि हम गरीब रह गए, हम नुकसान का शिकार हो गए, एंड आर कीनली सर्चिंग द होराइजन फॉर द साइन ऑफ अ ब्राइट डे। और ये भी क्या कर रहे थे, ये एक नई रोशनी की तलाश में थे, एक सूरज निकलना देखना चाहते थे कि जो इनको रास्ता दिखा सके, उसको फॉलो कर सके उस रोशनी को, और ये खुद अपने आप को ब्राइट कर सके। They are acutely aware of the great contrast between their own standard of living and the standard of living of the Western world. अब वो बहुत शार्पली समझ चुके हैं, यानी उस वक्त 1950 की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के लोग, यानी पाकिस्तान के मुसलमान इस बात को समझ चुके थे बेटे कि हमारी तर्ज जिंदगी और अमेरिका की तर्ज जिंदगी एक जैसी नहीं है। उनकी तरक्की जो है उनके तजर्बे की बुनियाद पर है और हमारी तरक्की गैर तजर्बे की बुनियाद पर है। इस बिना पर उनको समझ में आ गया था, लेकिन ये भी समझ गए थे क्या कि this disequilibrium in many ways most disquieting has in the siege of the unpredictable upheaval। यानी जो गैर मुसावी निज़ाम होता है ना बेटे, कि अमीर जो है वो अमीर तर बनता चला जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब तर बनता चला जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है उसको ना खुदा मिलता है, ना विसाले सनम, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो कह रहा है कि ये जो गैर मुसावी निज़ाम है ना दुनिया के किसी भी माशरे के अंदर, जब तक बराबरी नहीं होगी तो तब तक वतन सेट नहीं होगा। और अगर गैर मुसावी निज़ाम है, यानी डिसइक्विलिब्रियम इज बीइंग फॉलोड इन एवरी सोसाइटी, तो वहां पर अपहीवल्स आते हैं। अपहीवल्स का मतलब होता है रेवोल्यूशन, इनकलाब आते हैं। यानी एक तरफ गुलामी की सोच हो तो उनको गुलाम बना के रखा जाए, और दूसरी तरफ हुक्मरानी की सोच हो तो हुक्मरान बन के रखा जाए। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो अब वो क्या सजेस्ट करे, सुनिएगा। फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड पीस, फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन, दुनिया में अमन की खातिर, दुनिया में भलाई की खातिर, एशिया मस्ट बी स्टेबल, एशिया को स्टेबल होना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी मेड स्टेबल। और एशिया उस वक्त तक स्टेबल नहीं हो सकता अनलेस डिस्कॉन्टेंट इज रिमूव्ड, जब तक बेचैनी और बेसब्री यहाँ से खत्म ना की जाए, एंड द जर्म्स और डिसरप्शन आर किल्ड बाय द बेटर एंड क्लीनर लिविंग। और तासुब पसंदी के जो जरासीम है ना, जब तक वो बिल्कुल प्योर और क्लीनर लिविंग के जरिए खत्म नहीं की जाएंगी, तब तक एशिया स्टेबल नहीं हो सकता। विच मीन्स नो मोर and no less than enabling the people of Asia to enjoy the fullest advantage of freedom। और इसका एक आसान तरीका है कि एशिया के लोगों को इस बात की आज़ादी दी जाए कि एशिया के लोग मुकम्मल तौर पर आज़ादी इंजॉय कर सके एंड डेमोक्रेसी और जमहूरियत को इंजॉय कर सके। इन दिस सिचुएशन, इन तमाम तर हालात के अंदर, वी कंसीडर, हम इस बात पर समझते हैं, द रोल ऑफ पाकिस्तान टू बी दैट ऑफ स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन अ बैकवर्ड एंड डिस्कॉन्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के एक ऐसे खित्ते के अंदर जहाँ पर गुर्बत बहुत फैली हुई है, पाकिस्तान स्टेबलाइजिंग फैक्टर साबित हो गया एशिया की तारीख में। वी होप, हमें उम्मीद है, टू बी एबल टू प्ले दिस रोल सक्सेसफुली बाय स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को वहदहू ला शरीक मानते हुए, इन डेमोक्रेसी जमहूरियत पर यकीन रखते हुए, एंड इन आवर ओन यूनिटी और अपने इत्तेहाद पर यकीन रखते हुए, बाय द रिसोर्सेज ऑफ आवर लैंड एंड वाटर, हमारे जितने भी बहरी और बर्री ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके, एंड बाय आवर विल टू वर्क, और हमारे जो काम करने की लगन है इसको फॉलो करते हुए, हमें ऐसा लगता है कि ऑन दीज पॉइंट्स पाकिस्तान स्टैंड फर्म, इन तमाम तर बातों में पाकिस्तान मुत्तहिद रहेगा। ये हमारा विजन था, ये हमारे बिलीफ थे जो हमें आज़ादी के बाद समझ में आए थे। अब पाकिस्तान यानी एशिया की तरक्की के अंदर, क्योंकि आपको पता है एशिया में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ममालिक आज़ाद नहीं थे बेटे। इंडिया बना था, हम बने थे, बांग्लादेश नहीं बना था, ईरान नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था, थाईलैंड नहीं था, वियतनाम नहीं थी, ये बाद में आज़ाद हुए। तो अब मगरिब का क्या किरदार होना चाहिए? तो लिखा हुआ एक सवाल कि व्हाट हाउएवर इज द रोल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इन दिस सिचुएशन, मगरबी तहजीब यानी अमेरिका या अमेरिका जैसे ममालिक का क्या किरदार होना चाहिए? सुनिए। इट इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, इस बात का इजहार होना चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि दैट डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी इंटरनेशनल, दुनिया जो है ना अब एक मुल्क बन चुकी, पूरी दुनिया, सही है, और जमहूरियत जो है वो इंटरनेशनल हो चुकी है in its very conception and does not shirk responsibility for the maintenance of the world peace।
दुनिया में अमन कायम करने के लिए अगर दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाते हैं और पूरी दुनिया को एक मुल्क सपोज करते हैं, और सपोज करने की जो 7 कॉन्टिनेंट है, ये इसके 7 प्रोविंसेस हैं, और जितने ममालिक ये छोटे छोटे शहर हैं, और पूरी दुनिया को एक मुल्क काउंट किया जाए, तो इसका मतलब जमहूरियत अब इंटरनेशनल हो चुकी है। पूरी दुनिया में अमन की खातिर सबको काम करना पड़ेगा। दैट इट डिस्चार्जेस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय डिफाइंग नॉट ओनली दिस और दैट पर्टिकुलर अग्रेसर बट एग्रेशन एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि दुनिया के एक खित्ते के अंदर जुल्म सितम है तो दूसरे खामोश बैठ जाएं, नहीं। जुल्म सितम क्या है, सपोज करने की पूरी दुनिया एक बॉडी है, और पूरी बॉडी के अंदर जिस्म में कहीं पर भी तकलीफ होती है ना, तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। ये वाली सोच होनी चाहिए लोगों के अंदर। और लिखा हुआ दैट इट हैज अ कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट अ मेयरली डिफाइंड लोग। इससे ना कंस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। बजाय लगेगा ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं है। वी कंसीव द रोल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। हम समझते थे कि जो मगरबी तहजीब है ना, वो अपना किरदार अदा कर सकती है। किस तरह? टू बी द एनलाइटेंड वन ऑफ शेयरिंग इट्स ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। यानी अपने इल्म को, अपने स्किल्स को और अपने तजर्बे को शेयर करके ये अपना किरदार अदा कर सकती है। कैसे? with those who were denied their opportunities but who constitute a major part of the world population। यानी ऐसे लोगों के साथ अपनी तमाम तर चीज़ों को शेयर करें, नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस को, कि जिनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन वो आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी वहाँ पर है। इसका मतलब एशिया की बात की जा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि without whose progress the world will limp along only on one leg। और जिसकी तरक्की के बगैर दुनिया जो है ना, एक पाँव पे लंगड़ा कर चल रही होगी। आप दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट को अलग कर दें और एशिया को अलग कर दें, आप दुनिया नहीं तरक्की कर सकती अगर एशिया तरक्की नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हैं और हम तो बेहतर तरीके से जानते बेटे। तो नवाब लियाकत अली खान ने अमेरिका के लोगों को एक चीज रिमाइंड करवाई बेटी, क्या? आई हैव मेट मेनी लिबरल माइंडेड एंड थॉटफुल मैन इन योर कंट्री टू whom these are the only aims worth pursuing in the domain of international affairs today। कह रहे कि मैं आपके लिबरल माइंडेड लोगों से मुलाकात कर चुका हूं और वो ये समझते हैं कि ऐसी चीजें जो हैं इंटरनेशनल डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा कीमत के हामिल हैं। I am certain therefore, मैं इस बात पर यकीन करता हूँ that the vast majority of your people regard the emergence of the democracy of Pakistan, कि पाकिस्तान का बनना, its progress, इसकी तरक्की and future development, और मुस्तकबिल में और जो तरक्की होंगी as of great importance in Asia। तो अमेरिका के भी कई लोग कहते हैं कि एशिया की तरक्की के लिए पाकिस्तान का बनना बहुत खुशाइन बात है। और फिर लिखा for they are convinced that the Pakistan strength will be happy agree for peace। और पाकिस्तान का बनना, इसकी जो तरक्की होगी, ये आने वाले वक्तों के अंदर पूरे एशिया के लिए खुशाइन बात होगी, जो नवाब लियाकत अली खान ने पॉइंट आउट किया। उसके बाद जो ये लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है, इसके अंदर ना लियाकत अली खान ने ना रिमाइंड करवाया। आप में से किसी बच्चों को याद है, मैंने पहले लेक्चर में, इस टॉपिक के पहले लेक्चर में बताया था, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में 3 सिमिलैरिटीज हैं। याद है किसी को? अब सारे पेजेस पलट के देखेंगे, लेकिन एक बच्चे ने जवाब देना। सवालिया कुरैशी बेटे, याद है? याद नहीं है सर, लिखा हुआ है। याद नहीं, लिखा हुआ है। क्या क्या है? Both got freedom, both are democracies and both are agricultural countries। हाँ, both got freedom from the foreign domination, both are democracies और both are agriculture countries। मैंने आपको ये बताया था। तो ये वाले सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उसके अंदर यही बात बता रहे हैं। और आखिरी पैराग्राफ के अंदर वो जो तमीदी कलमात होते हैं ना एड्रेसर के, कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पर आया था वो मकसद मेरा पूरा हो गया, आपने मुझे इज्जत बख्शी, तो वो तमीदी कलमात है बेटी। ये 2 पॉइंट जो हैं वो बयान किए गए हैं। कुछ बच्चे बेचारे सुबह ना तो नाश्ता किया, ना दोपहर का खाना खाया है, मुझे क्लास में खाते हुए देख रहे हैं माशाल्लाह से। चले, अल्लाह ताला आपको खाता पीता रखे, लेकिन इतना नहीं खाते बेटा, नुकसान हो जाएगा। प्लीज, आप हमारे कौम का असासा है, थोड़ा सा ख्याल रखें। आप आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो ऐसे इंजीनियर डॉक्टर को खाते पीते कोई देखेगा तो मरीज तो वैसे ही मर जाएगा ना फिर। ऑल राइट, तो ये 2 पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटे। दैट वाज द एंड। और मेरे ख्याल में अब टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका होगा। मैंने सारी चीजें पढ़ा दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटे। इसके बाद अगली क्लास के अंदर वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। वो आपके बुक में पेज नंबर 78 पर है, द वर्ल्ड एज आई सी इट। तो ये सुन लीजिएगा। ये 5वां टॉपिक, ये जो चौथा टॉपिक है, दैट विल बी स्टार्टेड आउट देयर, द वर्ल्ड एज आई सी इट। और ये आपके फेवरेट राइटर ने लिखा है, राइटर का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये अगली क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे बेटे।
और आप लोग का जो अपकमिंग टेस्ट 21 जुलाई का आई हैव अनाउंस्ड, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, और वो ये है कि 20 मिनट्स और डिवोटेड फ्रेंड ये 2 चैप्टर हैं, और 16 से लेकर 30 तक जो है आपके पास, 60 से लेकर 30 तक होमोफोन और फ्रेजल वर्ब आएंगे बेटे। तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको एंड समझ में आ गया है। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास के अंदर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।